अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो कि इस वक्त JUI, फे और PTI पर बिल्कुल सादर आती हैं कि क्या आसमान ने रंग बदला है। जो कल के हरीफ थे आज वो दोस्त हो चुके हैं और इंकशाफ हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर के दरमियान खुफिया मुलाकातें हुई हैं और मिलकर एहतजाज करने का प्लान जो है वो तैयार कर लिया जा चुका है। अच्छी बात है, सियासत में ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, ओपन डोर्स और एक दूसरे के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं। लेकिन एक ही जिम्मेदारी थी अपोजिशन के पास, वो थी कि इन्होंने अपना चेयरमैन PAC जो है वो इलेक्ट करना था। लेकिन वो भी मामला खटाई में पड़ गया है और अब वोटिंग के जरिए पहली बार ऐसा होगा कि नामजद किया जाएगा और वोटिंग के जरिए इलेक्ट कर दिया जाएगा कि कौन होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। उसके अलावा आगे चलकर हम बात करेंगे, ये तो इनके एहतजाज की बात करेंगे। फैसल वावडा ने असेंबली फ्लोर पर बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने मुझे बुलाया है तो इन्हीं अदालत केस में मैं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने फिर किसी जज को नहीं छोड़ा है। जो जो पॉइंट आउट कर सकते थे वो जजेस पर उन्होंने वो तमाम सवालिया निशान उनके कारकर्दगी पर उठाए हैं। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो मिसिंग पर्सनस हैं उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स बहुत सख्त हैं, उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में कल भी हमने सोलर पैनल जो लगवाने जा रहे हैं उसके हवाले से अपने नाजरीन को बताया था कि क्या क्या पॉलिसीज चेंज होने जा रही हैं। तो आज IMF के साथ क्या क्या मुज़ाकरात हुए हैं और तय पाया है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन बुखारी साहब, सबसे पहले क्या बात है, मैं कहती हूँ ऐसा भी कमाल ही हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI एक पेज पर है, सेम पेज पर है। दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉलिटिक्स। वेल, पॉलिटिक्स जो है ना वो ठीक है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि बहुत कुछ यानी दोगलापन होता है, उसमें मुनाफकत होती है, उसमें बहुत सारी गालियाँ दी जाती हैं सियासत को। लेकिन वो एक अंग्रेजी का प्रोवर्बियल सेइंग है दैट द किंग डज नो रॉन्ग। तो जो दो किंग हैं हमारी सियासत के, एक खान साहब हैं और एक हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। खान साहब जब जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डीजल के नाम के नारे लगवाते थे तो लोगों को हैरत तो होती थी, लेकिन ये कि मौलाना को बड़ा गुस्सा चलता था। इसी तरीके से जब मौलाना साहब जो है वो ये कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो खान साहब को बहुत गुस्सा आता था, उनकी पार्टी को भी बहुत गुस्सा आता था। अब मैंने ये क्यों कहा है, देखिए खुफिया मुलाकातें वहाँ की जाती हैं जहाँ कोई साजिश किसी के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ करनी हो तो खुफिया मुलाकातों की जरूरत होती है। जब सियासतदान मिलते हैं, सियासी इक्वेशंस बनती हैं, सियासी इत्तेहाद बनते हैं, तो ओपन होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन असल में दोनों का गिला एक है। मौलाना का ख्याल यह है कि उन्हें KPK की सियासत से उठा के एस्टेब्लिशमेंट ने मक्खन में से बाल की तरह फेंक दिया है। खान साहब को ये गिला है कि जो उनके नज़दीक जो मीर जाफर मीर सादिक थे, उन्होंने अपोजिशन के साथ साजिश करके उनकी हुकूमत को चलता किया है। पहले ये इल्ज़ाम उन्होंने अमेरिका पर लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि चलो वो है ना, वो तो इंटरनेशनल साजिश हो गई। वो CMLA एक टर्म होती थी जब माशरा लगा होता है ना मुल्क में, तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, हमने उसकी अब इंटरप्रिटेशन बनाई है कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। खान साहब जो है ना वो इसके मास्टर हैं। मौलाना का जहाँ तक ताल्लुक है वो आजकल ना महमूद खान अचकज़ई के ज़ेरे असर है। यस उनसे मुशावरत ले रहे हैं, उन्हीं की कोशिश है, फैसले कर रहे हैं, उन्होंने ही मनाया भी है उनको। लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौलाना को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। मनाने की कोशिशें की, देखिए वो तो सरफेस पर थी। मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को अभी भी उनको जाके मनाना चाहिए, इसलिए कि, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि खान साहब के साथ उनकी ये फ्लर्टेशन ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन अगर उनका गिला इस्टेब्लिशमेंट से है तो हुकूमत बना के क्या करेगी? देखिए वो हुकूमत तो अभी बनाने का ख्वाब जो है वो PTI को देखना तो ज़रूर चाहिए, हर एक सियासी जमात का ये हक है। लेकिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कब होगा, कितनी देर में होगा, ये बहुत देर की बात है। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को मौलाना से एक और मुलाकात करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पहली जिन हुकूमतों का मौसूफ हिस्सा हुआ करते थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, बेनज़ीर के दौर में वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी बने थे और यही उहदा फिर उन्होंने नवाज शरीफ से भी मांगा था और दोनों दफ़ा वो इस उहदे पर फायज रहे। अब हुआ ये है कि तकलीफ़ तो कहीं और से पहुंची है, लेकिन उस तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए, या यूँ कहिए कि उससे निजात हासिल करने के लिए, उनका ख्याल ये है कि खान साहब उनके ज़्यादा काम आएंगे। काम आएंगे। खान साहब की अगर मैं रवायत आपको बताऊं
तो ना तो मौलाना जहांगीर तरीन से ज़्यादा उनके दोस्त हैं, राइट, ना मौलाना ने अलीम खान की तरह उनके ऊपर पैसा निशावर किया है। हाँ, किधर हैं ये लोग? ना ही 2 मरतबा KPK में हुकूमत बनाने वाले जो परवेज़ खटक साहब हैं, उनका क्या हशर हुआ वो सबको याद होना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि वो तो हो सकता है कि मौलाना इनके साथ एहतजाज करके या इनको एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गवर्नमेंट को या एस्टैब्लिशमेंट को, व्हाटसोएवर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि अभी भी टाइम है, मुझे मेरी टर्म्स एंड कंडीशन मान लें, अदरवाइज मैं फिर आ रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि ये इम्कान हो सकता है, लेकिन ये ट्रांसलेट रियलिटी में उसी वक्त होगा जब उनकी खानसाही होगी, हाँ, और कुर्बत होगी उन लोगों से जिनकी इस वक्त हुकूमत है। यस, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अब हुकूमत भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़बान में, बदीद हो गई है। तो हुकूमत ने भी कहा कि अच्छा जी, तुम आप ये चेयरमैनशिप ले रहे थे ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, क्या क्या मारा है? उन्होंने कहा कि ये तो हम देंगे पीपल्स पार्टी को। हाँ, पीपल्स पार्टी भी तो अपोजिशन की जमात है ना जी, यस, और उसके पास भी तादाद MNAs की कम नहीं कम है। नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये इल्ज़ाम से बचने के लिए कि हमने अपनी एलाइड पार्टी को या अपने इत्तेहादी को ये उहदा दे दिया, उन्होंने कहा जी वोटिंग करा लें इस दफ़ा। हाँ, तो वोटिंग से हो, पहले yes, कभी वोटिंग नहीं होती थी। इसके आईनी तकाजा ये है कि अपोजिशन जिसको भी नामजद कर दे उसको चेयरमैन PAC बना देना चाहिए। यस, लेकिन जब आप खुद बार बार हर एक बात पर पंगे करेंगे हुकूमत के साथ, तो फिर हुकूमत के पास भी ऑप्शंस खुले होते हैं। बिल्कुल ठीक ये हो तो हो गया। गया जनाब। एक दूसरी बात ये है कि जो टेरियन का टेरियन केस केस है, यस, उसकी तरफ हम आ उसको जाते हैं। खत्म कर दिया, दरख्वास्त देखिए, ये खारिज सिर्फ कर दी। टेरियन का केस खत्म नहीं हुआ है। जो जो केस आप धकेलेंगे और ले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज तय करके बैठे हुए हैं कि असला ते कुछ नहीं कहना खान साहब नू। ये तासुर उभर रहा है, और इस तासुर उभरने का नुकसान ये है कि ज़रा आलमी मेयार जो मुकर्रर है अदालतों के स्टेटस का, वहाँ ज़रा अपनी नंबरिंग मुलाजा फरमाएं। वो 130 में से 125 में कि 126 में नंबर पर है। क्यों? इसलिए कि जब खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो उनको लाने के लिए उनके सियासी मुखालफिन के खिलाफ इन्हीं अदालतों ने ऐसे ऐसे मुकदमात चलाए कि पनामा को जवाज बना के अकामा पे निकाला, और वो भी एक जाली मफरूजे पर कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। जब अदालतें इस तरह के काम करने लग जाएं, जब सादको अमीन के सर्टिफिकेट तकसीम होने लग जाएं जो सिर्फ एक जात के लिए मखसूस हैं, बिल्कुल, तो फिर यही होता है। अभी इस केस के हवाले से वैसे तो इनके मुखालिफिन भी कहते हैं इद्दत केस और टेरियन केस ये सिर्फ करैक्टर असैसिनेशन के लिए है, वरना इससे किसी दूसरे का क्या नुकसान है? देखिए, गुजारिश ये है, जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब आपकी स्लॉट्स में चले जाते हैं, तो आपकी कोई चीज जाती नहीं रहती। यू आर ए म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, यू आर नॉट ए पर्सनल प्रॉपर्टी। Yes, right. दैट्स व्हाई एवरी एक्ट ऑफ योर्स, every action of yours is vulnerable to be questioned. Yes. There you are. और इसी वजह से तो फिर क्वेश्चन मार्क मुखालिफिन पर इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के रिमार्क्स और इस पर अटॉर्नी जनरल के जवाबात और वकील ईमान मज़ारी बहुत अच्छा बोली हैं। उन्होंने डायरेक्ट मंसूर अवान से बड़े सवालात उठाए हैं बुखारी साहब। अब ये मिसिंग पर्सन, इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रिमार्क्स थे मोहसिन खयानी साहब के। तो सिर्फ रिमार्क्स दे देना और इम्प्लीमेंटेशन में कॉल ऑफ फेयर में तजाद हुआ ना। फिर देखिए, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, किसी एक शख्स से मेरी मुराद नहीं है। अदालतों से ये तासुर उभर रहा है कि मुख्तलिफ हीले बहानों से या मुख्तलिफ जवाज़ इस्तेमाल करके आइनी इदारों की और ख़ास तौर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तस्दीक की जा रही है। कोई दो राय उसके बारे में नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि लेट अस स्टेट आर माफिया ज़मीर, हम अपना बयान कर दें। कोई जी शऊर शख्स लोगों के इस तरह उठा लिए जाने की हमायत नहीं कर सकता। फेयर इनफ। लीव अलोन जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट तो इस कॉज को लेकर लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, तरीके चलाते रहे हैं। तो हम इसके हक में नहीं हैं कि किसी की को आप आज़ादी इजहार से, यानी हरकत से आप उठा दें बगैर किसी वजह के। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपनी मुअज़्ज़ज़ जज साहब से भी और मुअज़्ज़ज़ अदालत से भी। क्या दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता? क्या CIA ने कभी किसी आदमी को नहीं उठाया? क्या रॉ ने कभी किसी को नहीं उठाया? क्या मुसाद ने कभी किसी को नहीं उठाया? क्या NDS ने कभी किसी को नहीं उठाया? वो किन मामलात में उठाते हैं? इन्वेस्टिगेशन के मैं अर्ज करूं, जब मुल्क की सलामती स्टेक पर हो, जब आप गैर मुमालिक के लिए जासूसी कर रहे हों, जब आप दहशत गर्दों का साथ दे रहे हों,
आप मेरी बात समझ रही हैं? क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए ऐसे लोगों को? लेकिन इन अदारों को चाहिए कि इसको ज्यादा देर सीगा राज में रखने की बजाय उन लोगों को एक्सपोज करें। अच्छा, एक्सपोज के अदालतों अलावा में भी लेके आए। आपने किसी को उठाया है, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ्स हैं, तो उसके बाद आपने उठाया ना, तो वो सॉलिड प्रूफ्स आप केस में अदालतों के सामने रखें। करेक्ट, यही हम कह रहे हैं कि बजाय इसके कि इसको आप तूल दें, अगर आपने उठाया है। आपको याद है हमने एक प्रोग्राम के अंदर ये जो कैटेगरी थी, वो तीनों डिफाइन की थी आपने, तीनों चारों कैटेगरीज हमने डिफाइन की थी बलूचिस्तान के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से, याद है? के हवाले से, हाँ। तो ये प्रोब करना और ये हकायक मंजर आम पर लाने के लिए अदारों को इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, एजेंसीज का जज साहब हुक्म दे रहे हैं कि 4 दिन में बंदे को पेश करें। हाँ। मीनिंग देयर बाई, या तो जज साहब ये समझ रहे हैं कि ये बंदा इनके पास है, कंफर्म है, उनको लगता है, ठीक है, हाँ, पक्का पता है। अब आप मुझे बताएं कि कोई अगर चैलेंज करे कि जनाब आपके पास क्या एविडेंस है ये अस्यूम करने की कि ये बंदा आईएसआई के पास है। मतलब कहने का ये है कि अदालतों को भी ऐसे अदारों को, जो ऐसे आईनी इदारे हैं, जो ऐसे अस्करी इदारे हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्जिन, हम बिल्कुल, फिर मैं कह रहा हूं, हम किसी के बिला जवाज उठाए जाने के ना सिर्फ हक में नहीं है, बल्कि इसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज में। अहमद फरहाद का केस है ना, इस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि हम 4 दिन में उनको पेश कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तमाम वसाइल जो है इस्तेमाल करेंगे। डोंट डाउट देम। हाँ यार, मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि अदालतों के, हमने तो सुना था कि जज कभी बोला नहीं करते, उनके फैसले बोलते हैं। इस पे फैसला क्या सुनाए, वो तो खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। जजेस जिस किस्म के वाज दे रहे हैं, जिस किस्म की तकारीर फरमा रहे हैं, उनसे उन्हें इज्तनाब करना पड़ेगा, इसलिए कि इससे उनकी अपनी जात और उनका ऑनर कंप्रोमाइज हो रहा है। इनका ऑनर कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनके कहे हुए जुमले फिर मीडिया के ऊपर डिस्कस होते हैं, हाँ। सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर ट्रोल्स होते हैं। मैं इन्हीं जजों को याद दिलाऊं कि जो तासुर उभर रहा है कि शायद पीटीआई के लिए उनके दिल में कुछ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि रिलीफ पे रिलीफ मिले जा रहे हैं, केस पे केस उठा के फेंके जा रहे हैं। ये वही पीटीआई है ना जिन्होंने जजों की तस्वीरें लगा के जूतियां बरसाई थी। ये वही, मैं क्या क्या याद दिलाऊं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अदालत के रवैये से इंसाफ छलकना चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस तरीके से हम सहाफत के बारे में कहते हैं कि काली भेड़े हैं, क्योंकि अब नहीं पैदा होते सोरश कश्मीरी जैसे लोग, अब नहीं पैदा होते मजीद लाहौरी जैसे लोग, अब मौलाना जफर अली खान नहीं पैदा होते। बिल्कुल ठीक। तो इधर अदलिया की तरफ भी आ जाए, वहाँ भगवंत दास है कोई, कर्नीलियस है कोई, तो ये क्या वजह है इसकी, इस इन्हतात की वजह क्या है? इससे पहले कि हम वार्डा साहब पर आए, हाँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अदलिया को वही बात, वो कहते हैं ना कि इट डजंट मैटर व्हाट यू से, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू से इट। अगर इसमें से जलील करने का पहलू निकाल लें, यही बात डिसेंट तरीके से कही जा सकती है। आप ये कह सकते हैं कि जनाब वो हम मजबूर हो जाएंगे उनको बुलाने पर, उनसे जाके कहिए कि वो कोशिश करें पूरी, यानी जिस तरह का लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी और की दुश्मनी पूरी की जा रही है। ये तासुर नहीं होना चाहिए, इससे अदलिया अंडरमाइन होगी, कंप्रोमाइज होगी, जो कि हम किसी सूरत में चाहते हैं ना, हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। वाडा साहब बोले हैं खूब। देखिए साहब, वाडा साहब ने आज 2 अहम बातें की हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी, पहली बात तो ये बताएं कि इन जजों को ये इख्तियार किसने दिया है कि ये किसी की इंटेग्रिटी के बारे में जजमेंट पास करें बगैर किसी जवाब के। आपको पता है कि प्रॉक्सी कितना बुरा लफ्ज है? हाँ, प्रॉक्सी वर्ड। करूं तर्जुमा पंजाबी में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने प्रॉक्सी कह दिया बगैर किसी जवाब के। वो तो कह रहा है अदालत पार्लियामेंट यानी सेनेट में खड़े होके, उसने तो डेस्क बजा बजा के कहा है कि लाइए जनाब कौन से सबूत हैं आपके मेरे प्रॉक्सी होने के। और फिर जो जवाबा गजल में उन्होंने हकायक पेश किए हैं जजेस के, माय गॉड। आप मुझे बताइए कि ये किसी एक ऑनरेबल अदलिया के बारे में जब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होके ये बातें की जाएंगी, ये बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल भी ये जवाबा गजल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वाडा साहब ने जो कुछ भी आज किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% हम इसको एंडोर्स करते हैं। अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत ज्यादा वो कहते हैं मैंने किसी की तजलील करने की कोशिश नहीं की जी। मैंने ये कहा कि अगर हम सियासतदानों की पगड़ियां उछलेंगी तो फिर जो हमारी उछालेंगे उनकी पगड़ियों का हम फुटबॉल बनाएंगे जी। अब अगर अदालत इसके ऊपर मोतरज है तो क्या ये अस्यूम कर लिया जाए कि वाडा साहब ने अदालत को ही कहा था?
यही या बात अदालत को ये क्यों लगता है कि ये हमें एड्रेस किया गया है किया गया है। यही बात तो वाडा साहब ने भी, यही तो पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी है। दूसरी बात यह है कि वो कहता है मुझे आइन और यानी कानून जो है वो जज के मिसकंडक्ट पे बात करने का हक देती है। बिल्कुल ठीक है, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द कंडक्ट ऑफ द जज, उसके ऊपर पर्सनल ना हो आप। एग्जैक्टली हाँ, ठीक है, लेकिन पर्सनल करेक्टर असैसिनेशन दोनों साइड से, अगर जजेस की तरफ से है या वाडा साहब की तरफ से है। यार उन्होंने तो एक बार प्रॉक्सी बोला है और उसके बाद उनको तौहीन दाल का नोटिस हो गया। आज उसने उन्होंने तो उठा के भाई रख कह दी। दिया कि अगर मिसकंडक्ट पे बात करना जुर्म है तो मुझे फांसी लगा दें भाई, फांसी लगा दें उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अदलिया के हवाले से ये बातें जब होने लग जाएंगी तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन भी होगी। मिसाल के तौर पे प्रॉक्सी कह के फौज के खिलाफ जिस नफरत का इजहार किया गया, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसकी प्रॉक्सी भाई? पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की ना, ठीक है? तो वो इसका जवाब कौन देगा? ये सारे देखिए, ये सारे सवाल जो हैं ये उठेंगे। हम जानबूझ के तफसील अवॉइड कर रहे हैं, वरना वाडा साहब ने जो कुछ कहा है, उसने कहा तस्लीम कर लिया चीफ सुप्रीम कोर्ट ने कि भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई थी। क्या फैसला किया आपने? जिन्होंने गलत की थी, फांसी दी थी, आपने उन जजेस के बारे में क्या किया? चीफ जस्टिस साहब आपसे सवाल पूछा है उन्होंने, ठीक है? उसके बाद वो बहुत सारी और मिसालें देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ हम, वो कहता है किसने ये हक दिया था जज साहब को कि वो किसी सियासतदान को सिसिलियन माफिया कहें? जी, किसने ये हक दिया था कि वो एक जाली मफरूजे के ऊपर उनको घर भेज दें एज ए प्राइम मिनिस्टर विद 2/3 मेजॉरिटी? उनके फैसलों पे तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिया। ये तो अब जब वो पेश होंगे, उन्होंने कहा भी है मैं चीफ जस्टिस के सामने पेश होऊंगा, तो फिर पता चलेगा कि इन दोनों का मुकालमा होता क्या। बट मुझे ऐसा लगता है शायद चीफ जस्टिस के आगे वो इस तरह से असेंबली के फ्लोर पे जो कुछ बोले हैं उस तरह ना कह दिया कि वो एक शरीफ आदमी है, वो एक ऑनेस्ट मैन है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। हाँ, और वो रऊफ हसन पर जो अटैक हुआ, मैं चाहूंगी क्विकली उसका भी जिक्र कर ले। देखिए, इसके बारे में दो बातें पुलिस ने कहा पहली बात तो ये कि investigation हम कर इसकी रहे। मजम्मत करते हैं, ये सियासतदानों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत लेकिन जिनसे उनको मार पड़ी है, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है, उसका कोई जवाब जरूर होगा। अब वो जवाब क्या है, हम यहाँ बैठ के मैं डिस्कस करने लगूंगा तो बात फिर कहीं से कहीं चली जाएगी। मुझे ये बताएं क्या दुश्मनी है उनके साथ? भाई ख्वाजा सराउं की बात हो रही है ना, तो उन्होंने मारा, क्यों मारा है? क्या ऐसा कह दिया रऊफ हसन साहब ने, या क्या ऐसा कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से वो प्रवोक हुए और उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, ब्लेड मार दिया? यार खुदा के वास्ते आप देखिए जरा। हो सकता है कि किसी के कहने पे किया हो, ऐसा भी दैट कुड बी पॉसिबल। कहने पे होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। तो मेरा ख्याल से उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए। शिबली फराज कह रहे थे ना कि आए असेंबली के फ्लोर पे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर आके तो बताएं कि क्या इन्वेस्टिगेशन। वो तो चलिए देखिए, एक वाकया हुआ है, हाँ। अपोजिशन वहां पर बैठी हुई है, आपको पता है उनकी नुमाइंदगी है वहां पीटीआई की, पीटीआई के वो स्पोक्स पर्सन थे, तो मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर, ऑफिस से बाहर निकले, पार्लियामेंट के अंदर इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो यकीनी तौर इन्वेस्टिगेशन करा के जो सेनेट है उसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए पूरी इतलात जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली, जरूरी भी है। और ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि इसमें IMF की जो शराइत हम पर लगने जा रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो उनकी शर्त है उसमें यह है कि जो अद्वियात हैं उनके सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया जाएगा। मतलब कि गरीब आवाम अगर बीमार हो जाती है तो उनको निचोड़ लिया जाए, ये हुकूमत की पॉलिसी है। पहली बात तो ये है कि लोग झोलियां भर भर के इस हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। मैं आपको ये वो मंजर दिखाना चाहता हूँ जब डॉक्टरों के पास से और अस्पतालों से लोग निकलते हैं और जब दवाइयों की दुकानों पर जाते हैं, वहाँ जाके जब उनको पता चलता है कि 10 रुपये वाला पत्ता जो था वो अब 50 रुपये का मिल रहा है पैनाडोल का, तो जितनी दवाएं निकलती होंगी ज़रा आप उसका अंदाज़ा कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लाइफ सेविंग अद्वियात जो हैं वो गरीब आदमी के लिए अब एक ख्वाब बन के रह गई हैं, वो उनकी बसात से बाहर है। ये कब हुआ इसका आगाज़? पीटीआई के एक वज़ीर थे, नाम लेना मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, जिन्होंने ड्रग माफिया और ये जो केमिस्ट माफिया होता है, ये जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग माफिया है, उनके साथ मिलकर कौम को इतना बड़ा चूना लगाया कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और 25 से 65% अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ था तब, अगर आपको याद हो, और लोगों की चीखें निकल गई थी। बिल्कुल ऐसा हुआ था। रॉ मटेरियल्स का क्या कर तो ये सब कुछ किया गया था। देखें, बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। दवाई जो है वो हर घर नहीं, हर शख्स की जरूरत है। यस। आप वहां से माल कमाना चाहते हैं अपने लल्ले तलल्ले पूरे करने के लिए, डूब मरना चाहिए आपको। ऐसी हुकूमत को अपने आप को नुमाइंदा हुकूमत कहते हुए डूब मरना चाहिए
कि इंसानों की जिंदगी जो है उसको आप अजाब बनाते चले जा रहे हैं। 10 to 18%। और एक नहीं है, हर दूसरे कदम को आप उठा के देख लें। भाई हुकूमतें रिलीफ देने के लिए आती हैं, ये खून निचोड़ने के लिए आती हैं। सोलर सिस्टम लगाएं, सोलर सिस्टम लगाएं, पूरी दुनिया में सोलर सिस्टम आ गया, चाइना में छतें काली हो गई। लोगों ने कहा शायद ठीक ही कह रहे होंगे, लिहाजा लोगों ने, किसी ने कर्ज लेके लगवाया, किसी ने कमेटी डाल के लगवाया, किसी ने किस्तों पर लगवाया, किसी ने अपने जेवर बेच के लगवाया कि ताकि इतने बड़े बड़े बिल जो बिजली के आ रहे हैं उनसे जान छूटे। जब इनको पता चला कि तो लोगों को रिलीफ मिल गया है, ये तो कोई गल ही नहीं है। लिहाजा वो वजीर तवानाई साहब जो है, अवैस लगारी साहब, उन्होंने ये शुनीद सुनाई कौम को कि हम जल्दी इसके ऊपर भी टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। वो खुदा के कहर से डरे, वो अल्लाह के अजाब से डरे। खुदा के लिए आप ये क्या कर रहे हैं? अगर सूरज इनका है तो फिर सूरज निकालना छोड़ दे। ये नहीं चलेगा, इससे इनको अवॉइड करना चाहिए। हमें वो ये बता रहे हैं कि जिस चूंकि ट्रांसमिशन सिस्टम कमज़ोर है, इसलिए बिजली की फी यूनिट पे 2-3 रुपए का इजाफा हो जाता है। पर अगर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें गरीब आदमी का क्या कसूर है भाई? आप ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक करें ना, इन्वेस्ट करें। कितनी तो बिजली के बिल अदा करते हैं, मेरे ख्याल से ये बात मुझे कहने में कतन कोई बाक नहीं है कि इस हुकूमत के दिल में मुझे लगता है कि सीने में या तो दिल नहीं है, और अगर दिल है तो उसमें गरीब आदमी के लिए कोई दर्द नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अभी वो ये जो अवैस लगारी की हम बात कर रहे हैं, कल वो जो ग्रीन मीटर से वो ग्रॉस मुकर गए ना, वो अपनी आवाज से, वो आज कह रहे हैं बात से वापस चले गए कि जी मैंने तो ग्रॉस मीटरिंग की बात ही नहीं की जी, वो तो नेट मीटरिंग जो है वो अभी चलेगी। मतलब कहने का ये कि वो एक गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये मुसलसल चलती रहेगी। अभी हम नहीं कर रहे हैं, और कल हमें बताया था कि तजवीज़ बस जाने वाली है। यस, ऐसा हो रहा है। तो मतलब कहने का ये कि अवाम के साथ खेल खेलना छोड़ दें, खुदा के वास्ते ये खिलवाड़ बंद करें। आप अपने आप को नुमाइंदा हुकूमत कहते हैं, आप अवाम के मसाइल हल करने आए हैं, उनमें इजाफा करने नहीं आए हैं। आईपीपी के साथ मुआहदे अवाम ने नहीं किए, जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने किए, और असल में बात यही है कि ये जो इनके मामे नाने ताए जो जिनको इन्होंने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, और कॉन्ट्रैक्ट की नोयत देखें, ये बिजली बनाएं, हम लें ना लें, हमारे पास सरप्लस हो, उनको पैसे हमने पूरे देने हैं। यार कौन से मुल्क में ये होता है यार? ये क्या, ये रियासत जाना है? 100 years। ये कोई जमहूरी मुल्क कह सकता है इसको, जहां इतना बड़ा खिलवाड़ आपने किया हुआ हो लोगों के साथ, और हर घर में गरीब का हो चाहे वो एक बल्ब जलाता है वो भी मुतासर होता है इन फैसलों से। ये तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल ऐसे। लिहाजा ये हुकूमत को फिलफौर अपनी पॉलिसीज पर गौर दोबारा करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए इसको कि बिजली भी महंगी हो रही है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी बड़े फ्रजाइल मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर इनकी यही पॉलिसीज रही और अवाम इनसे इसी तरह तंग आते रहे तो अगले इलेक्शन में इनके साथ क्या बननी है उसका इनको अंदाजा होना चाहिए। साहब 4 रुपए बिजली महंगी होने जा रही है फ्यूल एडजस्टमेंट की मत में। मैंने आपसे कहा ये कि एक साजिश करने के लिए वहाँ पर ऐसे लगता है कि हर मिनिस्ट्री में एक ग्रोह बैठा हुआ है जो हर वक्त ये सोचता है कि आवाम से कैसे हमने पैसे निचोड़ने हैं, कैसे निकालने हैं इनके पेट में हाथ डाल के। हर फैसला जो है, होंगे तो निकालेंगे। एक बंदा जिसकी तनख्वाह 25,000 है, फिर मैं आपको एक बात से डराना चाहता हूँ, कहाँ से निकाले पैसे? जब आवाम के पास पैसे नहीं होते और उनके ऊपर आप इस तरह की ठोसते चले जाते हैं, क्राइम रेट को फिर वो निकलते हैं बाहर। फिर वो बाहर निकल के वापडा के दफ्तरों को आग लगाते हैं, फिर वो बिल फाड़ते हैं। आप ये मनाजर देख चुके हुए हैं। मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ लोगों को, जैसे आजाद कश्मीर वालों ने इनको ये मंजरनामा जो है जरूर यहाँ भी करवाना है। तो ये एक तरह की वार्निंग है कि खुदा के वास्ते ये छोटे छोटे थर्ड क्लास किस्म के प्रेमिसेस पर आवाम का खून निचोड़ना छोड़े। इंसान अगर कमा रहा है ठीक है, 1 महीने के बाद उसे 30,000 मिल रहा है, उसमें भी आपने बिजली के बिल अदा करने हैं, पानी का बिल है, गैस इतनी महंगी है वो अदा करना है, और अगर आप बीमार हो जाए तो आपने मेडिसिन उतनी एक्सपेंसिव खरीदनी है। क्या करें? वो जो रिलीफ आपने दिए हुए थे ना, वो हेल्थ कार्ड का आपको पता है ना सारा कुछ क्या हुआ, किसने बंद किया, ये छोड़ दें, तो बहस खत्म कर दें। मरीम नवाज साहबा ने वादा किया था कि हम विद इन वीक्स उनको दोबारा रीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन एक मैकेनिज्म के थोड़ा सा रिलीफ जो है वो गरीबों को मिला था, वो भी वापस ले लिया गया है। मैं फिर आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो हुकूमत को अपने इन फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए, और
उनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने इस पिसी हुई आवाम को रिलीफ कैसे देना अच्छा, हम कोई अमीर मुल्क तो है नहीं, हम हैं गरीब मुल्क, तो इस मुल्क की जो गरीब आवाम है उनके लिए फिर क्या हल बाकी बचता है कि अमीर हुक्मरानों के नीचे ये गरीब आवाम जो पिस रही है, क्योंकि अगर उनमें से कोई बीमार होता है तो वो इलाज कराने तो लंदन चले जाते हैं ना, हमें तो यहाँ पे मेडिसिन पैनाडोल 50 रुपए की मिल रही है। देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया कि जब आपके दिल में रहम नहीं होगा आवाम के लिए, जब आपकी पॉलिसियों का मतमा नज़र ये नहीं होगा कि लोगों को हमने रिलीफ देना है, तो फिर इसी तरह के फ़ैसले होते रहेंगे। लेकिन ये फ़ैसले आपको महंगे पड़ेंगे। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ ज़िम्मेदारी से कि अगर आपने ये रवैया जारी रखा, पीडीएम की हुकूमत का नतीजा आप देख चुके हैं, आपके साथ क्या हुई है, आपके जिसको आप गढ़ कहते थे वहाँ, हाँ। अगर आपने ये 2 साल हुकूमत कर ली और यही रवैया रहा तो अगली दफ़ा मैंडेट वैंडेट का ख्वाब देखना छोड़ दें। मुझे ये समझ नहीं आती, जो इतनी बड़ी काबीना, इतने एडवाइजर्स हैं जो इतना सब कुछ बताते हैं, इनको क्या ब्रीफिंग देते हैं? देखिए, मैंने कहा आपसे कि जब आप ऐसे करेंगे जो आपको नई नई तरकीबें बताएं कि पैसे कैसे निकलवाने हैं, तो फिर आवाम की बहबूद का और उनके रिलीफ के लिए कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, पेट्रोल की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, ये एक आम आदमी को जो बिल्कुल यानी इनकम के एतबार से लोएस्ट जगह बैठा है, उसको भी ये मुतासर करती हैं। उसने अगर बस में बैठना है किराए बढ़ जाएंगे, उसने अगर स्कूटर में पेट्रोल डालना है उसका खर्चा बढ़ जाएगा। हर चीज़ इफेक्ट करती है। किचन के अंदर अगर गैस महंगी आ रही है तो आप सोचें क्या हो रहा है। आप LNG की और LPG की कीमतें ज़रा देखें कहाँ पहुँची हुई हैं। यार खुदा के वास्ते आप बाकी के लल्ले तलल्ले छोड़ें, आप चांद पर जाने के चक्करों में पड़े हुए हैं। आपने एटॉमिक पावर बन के कौन सा कमाल कर लिया, आपकी आवाम भूखी मर रही है। आप आवाम का सोचें, आवाम इज द की टू योर अवाम का सोचे, अवाम का, तभी तो जहन से उनके अवाम उतरती नहीं है, तभी तो वो सारा टैक्स अवाम पर लगा देते हैं। अवाम को जहन से उतारें, एलीट क्लास को जहन पर सवार करें और उन पर टैक्स लगाएं। ये अगर मैंने कहा ना कि अगर ये रवैया चेंज नहीं होगा तो एक मौका मिलता है ना अवाम को बदला लेने का। उसमें भी अवाम वोट बेच देती है अपना। नहीं सर क्या बात कर रहे हैं? पहले आप देखें ना, पीडीएम की गवर्नमेंट जो 11 महीने की थी, ये जितने भी 16 महीने की थी, उसके फैसलों के बाद क्या हुआ? अब अवाम नाराज हुई, अवाम ने अपने वोट के जरिए उसका इजहार भी किया उन्होंने। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, मरियम नवाज और दूसरों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अभी तक लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपकी बात ठीक है। आपकी ये बिकॉज महंगाई इतनी ज्यादा है ना, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली 5 साल के बाद हमें एक मौका मिलता है वोट डालने के लिए, और फिर हम इसको इन्हीं की पॉलिसीज को है ये 5 साल किसने देखे हैं, पता नहीं कितनी जल्दी मौका मिल जाए आपको। हम इसके लिए भी तैयार रहे, हो सकता है हमें दोबारा मौका भी मिल जाए, लेकिन आज आके यही चेहरे हैं, यही पॉलिसीज हैं। कभी ये ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, कभी ये गवर्नमेंट में आके बैठ जाएंगे। वी नीड ऑनेस्ट लीडरशिप जिसका फुकदान है। एनीवेज, थैंक यू सो मच बुखारी साहब, टाइम शॉर्ट है, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।